जिस तरह से यहाँ रोहिंग्या की जो तादाद बढ़ती जा रही है, उनको हर चीज़ की सुविधा हुई है, किस तरह देखते हैं इसको? किन लोगों की बदौलत लोगों की तादाद जो ये बढ़ी है, कितना फ़ायदेमंद है जम्मू के लोगों के लिए और कितना नुकसानदायक है? देखिए, रोहिंग्याज़ और बांग्लादेशीज़ जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं और मुस्लिम्स हैं, उन्हें सेलेक्टिवली एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से 90s के दशक से आज तक केवल और केवल जम्मू संभाग में, जम्मू प्रोविंस में और हिंदू मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट्स में बसाया जा रहा है और अभी भी ये प्रोसेस जो है वो चल रहा है। ये रोहिंग्याज़ और बांग्लादेशीज़ को केवल जम्मू संभाग में बसाना, सेटल करना एक लार्जर कंस्पिरेसी का हिस्सा है जिसे डेमोग्राफिक इन्वेजन ऑफ जम्मू कहते हैं। जम्मू कश्मीर में डेमोग्राफिक इन्वेजन ऑफ जम्मू कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ का एक स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट है। जब वो सरकार में आती हैं तो सरकारी तंत्र को इस्तेमाल करके रोशनी एक्ट जैसे कानून बना के एक धर्म विशेष के लोगों को, मज़हब विशेष के लोगों को जम्मू संभाग में बसाने का काम करते हैं स्टेट लैंड्स पे। 14 फरवरी 2018 का ऑर्डर निकाल के एक मज़हब विशेष के लोगों को लीगल इम्यूनिटी दी जाती है कि वो ज़मीनों पर अगर कब्जा करेंगे तो कोई भी डीएम और एसएसपी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा। इसी तरीके से फॉरेस्ट लैंड्स, रिवर बेड्स, इन पे स्टेट एक्वेशंस और स्टेट कन्नाइवेंस से एक मज़हब विशेष के लोगों को बैठाया जाता है। ये सारे तथ्य पब्लिक डोमेन में है और कोर्ट्स में एफिडेविट्स पे ये रिपोर्ट्स और डेटा सामने आया है। इसी क्रम में जब रोहिंग्याज और बांग्लादेशीज़ एक मज़हब विशेष के लोग इन्हें नज़र आते हैं तो यहीं का सरकारी तंत्र, यहीं की कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ जो सरकार में रहती हैं वो उन्हें यहाँ पे बसाने का काम करती हैं। और यही कारण है कि आज बांग्लादेशीज़ और रोहिंग्यास को जम्मू कश्मीर में ना केवल राशन कार्ड और आधार कार्ड उनके हाथ में है, बल्कि यहाँ पे कुछ लोग तो स्टेट सब्जेक्ट सर्टिफिकेट्स भी बनवा चुके हैं जो उन वेस्ट पाकिस्तानी हिंदू रिफ्यूजीज़ को आज तक हासिल नहीं हुए, जो पिछले 70 साल से भारत के नागरिक तो हैं लेकिन जम्मू कश्मीर में दोयम दर्जे सेकंड क्लास सिटीज़न का ट्रीटमेंट 370 और 35A की एब्रोगेशन से पहले तक फेस कर रहे थे। तो अभी क्या कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि इनको हर चीज़ की सुविधा भी है, बिजली, पानी वगैरह सारी चीज़ों की व्यवस्था है, तो इनके खिलाफ अगली कार्रवाई क्या होनी चाहिए सरकार? देखिए, फॉरेनर्स एक्ट में किसी भी इलीगल इमिग्रेंट के खिलाफ क्या कार्रवाई करनी चाहिए वो प्रिस्क्राइब्ड है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार की जिम्मेवारी है कि उस कानून का पालन करके इनको यहाँ से उठा के कहीं और ले जाएं और अंतोगत्वा इनके अपने देश में इन्हें भेजा जाए। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे सरकारें इन इलीगल इमिग्रेंट्स को संरक्षण देती रही हैं और ये मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का भी समय समय पे कहना है कि इनकी सेटलमेंट्स यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी को भी खतरा है। आपने सुंजवा टेरर अटैक देखा, आपने कालूचक टेरर अटैक देखा। अगर आप इंटरनल रिपोर्ट्स सिक्योरिटी एजेंसीज की देखें तो आप पाएंगे कि किस तरीके से ये इलीगल इमिग्रेंट्स यहाँ के ओवरग्राउंड वर्कर्स के साथ, जो भारत के नागरिक भी हैं, उनके साथ मिलकर यहाँ पे स्लीपर सेल्स बनाने का भी काम कर रहे हैं और सिक्योरिटी इंस्टॉलेशंस के अराउंड और उनके आसपास इनकी सेटलमेंट्स जो आ रही हैं उसमें भी बहुत बड़ी चिंता जाहिर की गई है। तो नेशनल सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए और फॉरेनर्स एक्ट में जो सरकार के ऊपर ड्यूटी कास्ट की गई है उसके चलते तत्काल प्रभाव से पहले फेज़ में जम्मू कश्मीर जो एक बहुत सेंसिटिव स्टेट है, टेररिस्ट इन्फेस्टेड स्टेट है, यहाँ से उठा के कम से कम इन्हें बंगाल के उस छोर पे रखना चाहिए जहाँ पे इन्हें क्वारंटाइन करके कैंप बना के आगे फिर बांग्लादेश। ऐसा है कि ये जो सभी रोहिंग्यास को यहाँ पर बसाया गया था, ये फारूक अब्दुल्ला गवर्नमेंट में या इससे पहले जो मुफ्ती मोहम्मद सैयद की गवर्नमेंट रही है या गुलाम नबी आज़ाद की, उसी वक्त ये लोग आए थे। तो जहाँ तक इनको बिजली, पानी और दूसरी सुविधा मुहैया कराने का सवाल है तो इन्हीं सरकारों ने करवाई। खैर, ये तो कोई लैंड के ऑनर नहीं है, जिन्हों लोगों ने इनको बसाया है वही उनके नाम पर ही ये कनेक्शन निकले होंगे या, लेकिन विडंबना ये है कि इनके आधार कार्ड कैसे बने, इनके बाकी जो राशन कार्ड वगैरह बने, इसके बारे में थोड़े सोचने की ज़रूरत है और किन लोगों ने किस टाइम से बनवाए इसके बारे में एक जांच की ज़रूरत है। तो आगे क्या प्रयास किया जाएगा आइडेंटिफाई करके इन लोगों के खिलाफ? देखिए, ये लोग विदेशी हैं, डिपोर्ट होने चाहिए और पूरे बंगाल से चल कर के 10 स्टेट्स को क्रॉस करके ये लोग किस प्रकार से पहुँचे, ये वाकई में चिंता का विषय है। और जम्मू कश्मीर एक सेंसिटिव स्टेट है, इस प्रकार यहाँ पर बसना और विशेषकर जो भी यहाँ पर
जहाँ ये लोग बसे हैं, आर्मी का एरिया सुनवा कंटोनमेंट वहाँ पर पड़ती है। इस सभी चीज़ को देखते हुए बहुत जल्द इनको डिपोर्ट करने की सेटअप को खराब करने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस हमेशा मंसूबे बुनती रही है और फिर रोहिंगीज और बांग्लादेशीज़ को जम्मू में बसाने की जो इन्होंने साजिश रची थी उसमें काफ़ी हद तक ये लोग कामयाब भी हुए। और यकीनन फारूक अब्दुल्ला और कांग्रेस के लोगों की ये साजिश थी कि जम्मू का जो डेमोग्राफी सेटअप है उसको कैसे ख़राब किया जाए। लेकिन बदकिस्मती रही कि जो लोग जम्मू कश्मीर में अधिकतम समय तक हुकूमत में रहे, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के थे, कांग्रेस के थे या पीडीपी के थे, इन लोगों ने रोहिंग्यास को एक क्लियर कट शेल्टर दिया और विशेष करके जम्मू के अंदर, ताकि जम्मू के हालात ख़राब हो, जम्मू का एक डेमोग्राफी सेटअप जो है वो बदल दिए जाए। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को इसको गंभीरता से लेना होगा। और बदकिस्मती ये देखिए कि जो हुक्मरान थे, जो मंत्री थे, जो जम्मू के कांग्रेस के लोग थे, जिन्होंने जयचंद का रोल निभाया, और इन बांग्लादेशियों को, इन रोहिंगीज को इन लोगों ने ना सिर्फ आधार कार्ड बल्कि राशन कार्ड भी बना के दिए, इनको पावर कनेक्शन भी दिए, इनको पानी के कनेक्शन भी दिए, और जम्मू के लोगों का हक मार के जो है बांग्लादेशी और रोहिंगीज को जो है शेल्टर दिया गया। कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को इसको गंभीरता से लेना होगा और यकीनन जो साजिश ये रची गई जम्मू के डेमोग्राफिक सेटअप को ख़राब करने के लिए, उसके पीछे ये जो एक रोशनी की एक योजना चली, रोशनी भी उसी का हिस्सा है। और मैं यकीनन कह सकता हूँ कि ये जो बड़े स्कैम हुए हैं, चाहे जम्मू के डेमोक्रेटिक सेटअप को ख़राब करना हो, चाहे रोशनी का हो, ये कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर को डिस्टेबलाइज करने के लिए ये लोग करते रहे। और यकीनन केंद्र सरकार को चाहिए कि एक एक बांग्लादेशी और रोहिंगी को जम्मू कश्मीर से खदेड़ कर वापस भेजा जाए, नहीं तो इनको कारावास में डाला जाए।